ज़राटके में खुशामदीद। ज़रार खोड़ो, वसतुल्लाह ख़ान, शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। हमारे सिंध के ज़िला खैरपुर में 12 रोज़ से एक धरना था, वो आज खुश असलूबी से इख्तिताम पजीर हुआ है। कोशिश करेंगे कि धरने को जिन लोगों ने लीड किया उनसे बात करें कि कैनाल मुखालिफ आपकी कैंपेन जो है ये कामयाब हुई, आगे का लाहे अमल क्या है। इसके अलावा इज़राइल के मज़ालिम फ़लस्तीनी इलाकों में, गज़ा में, लेकिन मगरबी दुनिया में किस तरह से प्रो पैलेस्टीनियन हलकों पर क्रैकडाउन हो रहा है, इसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन आगाज़ पाकिस्तान भारत कशीदगी से, इल्ज़ाम तराशी का दौर है, कन्फ्यूजन है, कशीदगी है, और ज़ाहिर है कि दोनों तरफ बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो इसको मज़ीद बढ़ावा दे रहे हैं। तो भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान के साथ नेशनल सिक्योरिटी का एक इजलास किया और उसमें उन्हें तरीक़ाकार, अहदाफ और वक्त का तयन करने के लिए ऑपरेशनल फ्री हैंड दे दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक मतलब तो ये हुआ, इस इजलास से पहले एक ख़बर ये आई थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत के 2 जासूस क्वाड कॉप्टर्स जो हैं वो मार गिराए गए, भिम्बर सेक्टर में और सतवाल सेक्टर में। और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो गोलाबारी है वो तो चल ही रही है। इस पस मंज़र में जो दिल्ली इजलास जिसका आपने ज़िक्र किया है, ये वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पे हुआ। इसकी कोई तफसील फ़िलहाल जारी नहीं की गई है। अलबत्ता ये मालूम हुआ है कि इजलास में वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोआल, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी मौजूद थे। इजलास के बाद RSS के जो सरबराह हैं मोहन भागवत, उनसे भी वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है। कल सुबह दिल्ली में काबीना की जो सिक्योरिटी कमेटी है उसका दूसरा इजलास होने वाला है और राहुल गांधी ने, जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, उन्होंने मुतालबा किया है कि ये मसला इतना हसास है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला के सुना जाए कि किसका क्या इनपुट हो सकता है। अच्छा, अब ज़ाहिर है एक बार फिर हम सुन रहे हैं कि अगली 24 से 48 घंटे अहम है, हो सकता है कि भारत की तरफ से कोई कार्रवाई हो। अभी मैं पढ़ा था प्रवीण सोनी साहब का इसके ऊपर एनालिसिस, ये जो अभी मोदी और जॉइंट चीफ्स की जो मीटिंग हुई है। प्रवीण सोनी का मैं थोड़ा सा तारुफ कर देता हूँ। आप एक इंडियन डिफेंस एनालिस्ट हैं, एक मुसन्निफ भी हैं। कई किताबें लिखी हैं जैसे कि ड्रैगन ऑन द डोरस्टेप, जो चीन के बारे में है। इनका एक मैगज़ीन भी है, फोर्स मैगज़ीन, और ख़ुद साबिक मेजर हैं भारतीय फ़ौज के, और यूट्यूब चैनल भी इनका है। तो काफ़ी इनका एक बैलेंस्ड किस्म का और फैक्ट्स बेस्ड एनालिसिस होता है, कम से कम मेरा इंप्रेशन ये है। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा, वही सवाल पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि आपको हमने खुला हाथ दे दिया है, आप फैसला करें कि आपने कहाँ और कब जंग करनी है, टू द आर्मी चीफ्स। तो उसने कहा कि इसका मतलब है कि कोई ऐसी एक्शन जिससे एक हॉट या वाइडर वॉर हो, वो इनको इसका इम्कान नहीं लग रहा। और वो क्यों? क्योंकि अगर कोई भी आर्मी चीफ तो डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे जंग शुरू करनी है। हाँ, आई मीन अगेन एक ये है, उस पर भी उनका कमेंट है। उसने कहा कि अगर टोटल वॉर करनी है या आपने कोई मेजर ऑपरेशन करना है तो वो एलानिया नहीं होता, वो सीक्रेसी में होता है। तो एक उनका ये पॉइंट है, आप इसको माने या ना माने, ठीक है। फिर वो 1 बाय 1 किया है कि यार इंडियन एयरफोर्स के लिए इसका क्या मतलब है, क्योंकि अब जो इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्म्ड फोर्सेस, मतलब इन ग्राउंड फोर्सेस के जो हैं चीफ्स, उनका फैसला है। तो पहले हम आते हैं IAF से। कह रहे हैं कि IAF के पास एज सच कोई टैक्टिकल ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त हाई अलर्ट पर है और हाई अलर्ट पर रहेगी। मतलब कि वो जो कॉरिडोर होता है ना कि यहाँ पर हम स्ट्राइक करें, वार्निंग तो आपको मिल गई है, तो यू आर रेडी फॉर इट। तो फिर आ गई नेवी के बाद। अच्छा, नेवी का भी प्रवीण सोनी का कहना है कि उनके पास भी कोई ठोस टैक्टिकल ऑप्शंस नहीं बचे कि कहाँ से घुस जाए। अब इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ वो जो INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर का सिलसिला है ना, आ रहा था और फिर वापस डॉक हो गया। इतलात के मुताबिक उसको रेडार लॉक कर दिया था, उनको पता था कि अगर हम थोड़ा सा भी और नज़दीक जाएंगे तो कई मिसाइल्स आने हैं, और एयरक्राफ्ट कैरियर का डैमेज या सिंक होना एक बहुत बड़ा नुकसान, बिस्ती हो जाती है, प्रेस्टीज का इशू है। तो बची फिर इंडियन आर्मी, मतलब ग्राउंड फोर्सेस। उनके पास ऑप्शंस हैं
और वो क्या है, आई थिंक ज़्यादातर ये लाइन ऑफ कंट्रोल की बात है कि वहाँ पर आप आर्टिलरी फायर ज़्यादा कर सकते हैं, आप कमांडो रेड्स कर सकते हैं, इस तरह की आप कर सकते हैं एक्शंस विच मे नॉट लीड टू अ कंप्लीट वॉर, क्योंकि हमने माजी में ये देखा है, और इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जंग चली है। हाँ, एक महाज पर जंग जरूर होगी और वो है टीवी स्टूडियोज में। प्रवीण सोनी भी कह रहे हैं कि जी वहां पर वॉर गेमिंग चलेगी, वहां पर लोग चलाएंगे कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे, 10 टुकड़े कर देंगे, निस्तो नबूद कर देंगे, लेकिन ये उस वक्त तक चलेगी जब तक इसकी रेटिंग्स आ रही हैं। अच्छा, और ये हमने कल परसों हमने जिक्र किया था कि हमारे यहाँ ये जो टीवी स्टूडियोज़ में बैठ के जो भी फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत हो रहा है। अच्छा, वो हमें फैक्ट चेक करते हैं, हम उन्हें फैक्ट चेक करते हैं, तो कभी कभी ये अच्छा होता है कि अपने आप को आप खुद ही फैक्ट चेक कर लें, तो वो भी, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो आज की मैं एक छोटी सी मिसाल शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल एक ख़बर चली कि वहाँ पर उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्रा कुमार हैं, जो कि GOC हैं इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के, उनको कोई अरेस्ट कर लिया गया है, उनको कहीं पे रख दिया गया है, क्योंकि सपोजिटली उन्होंने इनकार किया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैं किसी एडवेंचर का हिस्सा नहीं होऊंगा। अच्छा, ये ख़बर चली, हमारे यहाँ चली, कई सारे मीडिया पे चली, उसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि हुआ ये था कि सबको पता है वहाँ पे कि वो रिटायर हो रहे हैं और 1 मई से उनको रिप्लेस किया जा रहा है विद प्रतीक शर्मा से, जो कि इस वक्त डिप्टी चीफ हैं इंडियन आर्मी के, और वो नॉर्दर्न कमांड संभालेंगे, और अगर आगे जो भी होगा हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जिसका आपने जिक्र किया, वो इनके ताबे होगा। अच्छा, तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, ज़ाहिर है कि वहाँ पे शायद ज़्यादा चल रही हैं, हमारे यहाँ भी चल रही हैं, लेकिन वो सवाल ये उठता है कि इससे फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि आप 2-4 घंटे के लिए एक न्यूज़ साइकिल में आप चलें, एक डिसइंफॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन उससे मेरा ये सवाल होता है कि जैसे हमारे मीडिया में अगर ये खबर चली या चलवाई गई, उससे हमारे मीडिया की क्रेडिबिलिटी रही, सही क्रेडिबिलिटी और थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो उससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और वो खबर जो है वो 2-4 घंटे में ज़ायल हो गई, और आपको थोड़ा सा ओरिजिनल खबरें इतनी ज़्यादा हैं कि उस पर अगर फोकस कर लें, बतौर सहाफ़ी जो है मसाला चाहिए होता है ना बेसिकली हमें, नहीं बहुत तो मसालेदार खबरें तो इतनी हैं, रियल न्यूज़, तो उनमें से कोई एक उठा लें, ये रियलिटी एफर्ट करने की क्या ज़रूरत है जाली खबरें बनाने की? रियलिटी इस वक्त कई गुना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ। अच्छा यार, तुमने कल मुझे एक नादरा का जो है शनाख्ती कार्ड, उसकी तस्वीर भेजी थी यार, वो मैंने किसी आतंकवादी की जेब से निकला था, अर्नब गोस्वामी ने निकाला था, वो ओरिजिनल है क्या है? वो ओरिजिनल है? नहीं, मतलब NIC ओरिजिनल है या वो खबर ओरिजिनल है? नहीं, मतलब वो देखिए, अब NIC की मैंने नादरा से तस्दीक तो नहीं की, हाँ, लेकिन हाँ बिल्कुल, मैं सॉरी, मुझे अगर याद होता तो मैं वो पिक्चर दे भी देता, स्क्रीनशॉट है। तो जी रिपब्लिक टीवी ने ना, आखिरकार आप बार बार कह रहे होते हो ना, प्रूफ नहीं दिया, प्रूफ नहीं दिया, प्रूफ रिपब्लिक टीवी के पास है। आप मतलब पता नहीं क्यों मोदी सरकार से पूछ रहे होते हो। तो उन्होंने एक वो चलाया था कि जी ये एक NIC शनाख्ती कार्ड मिला है, लेकिन आप शुक्र ये करें कि वहाँ पर उनको शान मसाले के पैकेट नहीं मिले। बाटा के जूते तो चले हर जगह मिल जाते हैं, उसकी मैं बात नहीं करूँगा। सर्विस के चीता स्नीकर नहीं मिले उन्हें, और ना ही कोई उनकी आंखों में जो काजल लगाते हैं ना, और वो जो नमाजी टोपी करते हैं, और जी आदाब। लेकिन आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि अगर मैं किसी टेररिस्ट कार्रवाई के लिए जाऊँ, बाकायदा शनाख्ती कार्ड मुझे जेब में होना चाहिए कि कल मर जाऊँ तो मेरी लाश वाश की नहीं, शनाख्ती कार्ड, एक आध चेकबुक भी होनी चाहिए आपके पास। तो कभी कभी ये बहुत ही डफर होते हैं जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ लोग पकड़े गए हैं, उनकी गुफ्तगू भी सामने आई है, जो यहाँ पे मुबैना दहशतगर्दी करने जा रहे थे, आज उसकी डिटेल्स सामने आई। हमारे यहाँ DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. लेकिन आपके सामने अभी हम पेश करेंगे कि किस तरह India has been found to operate a terror network inside Pakistan. जी मुसद साहब, वो सबूत जो है DG साहब ने जो पेश किया, उसकी डिटेल जो है वो कुछ इस तरह आई हैं अखबारात में
कि 25 अप्रैल को जेहलुम में के एक बस अड्डे से अब्दुल मजीद नामी एक शख्स को हिरासत में लिया गया। उससे धमाका खेज़ IED धमाका खेज़ मवाद, 2 मोबाइल फ़ोन और 70,000 रुपये नकद पकड़े गए। जब घर पे छापा मारा गया तो 10 लाख रुपए कैश और एक ड्रोन भी बरामद हुआ है। मुलजिम अब्दुल मजीद को भारतीय फ़ौज के एक सूबेदार हैं सुखविंदर, उनसे हिदायत मिलती थी। फ़ोरेंसिक छानबीन से पता चला कि दहशतगर्दी का बुनियादी हैंडलर कोई मेजर संदीप वर्मा उर्फ समीर है। ऑडियो सबूत के मुताबिक मेजर संदीप मुलजिम अब्दुल मजीद को मुआवजे की अदायगी के बारे में कोई दोनों में गुफ्तगू हो रही है, तो उसी दौरान मेजर संदीप बता रहे हैं कि हम बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी करवाते हैं, और मेजर संदीप ने दहशतगर्दों की माली मावनत की जो है तफसीलात हैं वो भी बताई, और ये भी बताया कि किस तरह से पैसे की अदायगी होगी। ISPR ने कहा कि ये एक सबूत नहीं है, बहुत सारे जो हमारे पास ठोस सबूत हैं उनमें से हम आपको फ़िलहाल सिर्फ एक के बारे में ये बता रहे हैं। भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द जो था इसने IEDs इस्तेमाल करते हुए 4 हमले किए, उसे बारूदी मवाद ड्रोन्स के ज़रिए पहुंचाया गया। अच्छा, ये तो डिटेल चले उन्होंने दे दी, लेकिन जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट जुमला लगा जनरल साहब का वो ये था कि ये जो रियासती दहशतगर्दी है, अब तक तो हम कहते थे कि रॉ है, और रॉ है भी, लेकिन ये जो स्पेसिफिक दहशतगर्दी है ये भारतीय फ़ौज करवा रही है। ओके, नॉट नेसेसरली इंटेलिजेंस। हाँ, पहले हमने जो है इसके बारे में कुछ और सुना था। अच्छा, उस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तानी मिशन है उस तरफ उनका भी एक बयान जारी हुआ है कि जो जाफ़र एक्सप्रेस पे हमला हुआ था 11 मार्च को बलूचिस्तान में, उसमें भी इलाक़ाई दुश्मनों के मुलव्वस होने की सबूत मौजूद हैं। इलाक़ाई दुश्मन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उसमें मुझे भारत का लफ्ज़ नज़र नहीं वो आया है। मशरकी भी हो सकता है, मगरबी भी हो सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि हमारे यहाँ एक लंबा अरसा हम कहते रहे ये भी रॉ का एजेंट है, वो भी रॉ का एजेंट है, लेकिन थोड़ा सा ये लगता है कि नैरेटिव में थोड़ी सी चेंज है कि अब ये इंडियन आर्मी के पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है ज़ाहिर है उसी की बुनियाद पे बात। सो अवेलेबल भी नहीं, ये उन्होंने कहा ये इररिफ्यूटेबल है, क्योंकि उन्होंने आज क्लिप्स चलाया है, उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड मल्टीमीडिया एक प्रेजेंटेशन की जिसमें उन्होंने सारे वो ताने बाने बताए कि ये हैं। अच्छा, ये भी उन्होंने कहा कि ये आज जो है समझें कि एक छोटा सा ये एक है ट्रेलर है, कल ज़्यादा डिटेल्ड होगी जिसमें मज़ीद जो है जो भी भारत की एक्टिविटीज़ हैं या जो भी है मुल्क के अंदर उसके बारे में बताएंगे। हमें कुलभूषण यादव याद है, हमें कई इस तरह के जो जासूस आए हैं, दहशतगर्द आए हैं। आई मीन ये है, हमें पता है कि एक असैसिनेशन नेटवर्क का कुछ टाइम से यहाँ पर काम कर रही है, बैनुल अक़वामी सतह पर भी काम कर रही है। आप कैनेडियन से पूछ लें, वो आपको अच्छी तरह से बता देंगे। मैं सिर्फ एक बार फिर आना चाह रहा था, जो अभी बात हो रही है ना कि क्या जंग होगी, क्या जंग नहीं होगी। अगेन मुझे अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ करना है। मैं देखिए, प्रवीण सोनी का जो एनालिसिस है वो एक लॉजिकल एनालिसिस है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो शायद लॉजिकली सोच नहीं रहे होते। अब जब आपने वॉर हिस्टीरिया को इस लेवल पर आप ले आए हैं तो उसे नीचे करने के लिए कुछ तो दिखाना पड़ेगा, आपको कुछ दिखाना पड़ेगा। और दूसरा पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग समवेयर। सर समथिंग, मतलब ये बहुत, हर एक के पास हथियार हो, सब लोग खड़े हैं, एक फायर हो गया। मैं आपको एक डूम्सडे सिनेरियो देता हूँ, ठीक है। अब फर्ज करें इंडियन एयरफोर्स हरकत में आती है। अब पिछली दफा जब उन्होंने जेट्स भेजे थे तो फिर आपको पता है वो चाय वाय वाला सिलसिला शुरू हो गया था ना। ये इस दफा जेट्स अगर ना भेजें, फर्ज करें मिसाइल स्ट्राइक होती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में फ्लाइट टाइम कितना है? कुछ मिनट्स है। ये नहीं है कि ईरान ने फायर किया और इजराइल पहुंचते पहुंचते 2.5 घंटे लग रहे हैं। बॉम्बे जो है वो 7 से 10 मिनट, 7 से 10 मिनट, ठीक है। अब आप समझे कि यू आर अ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्लानर, आपने रेडार पे देखे हैं कि 8 मिसाइल आ रहे हैं, आपको नहीं पता कि इनमें क्या है, कि इनमें क्या है, ये नॉर्मल वॉरहेड है या ये न्यूक्लियर वॉरहेड है। आपके पास 5 मिनट हैं टू डिसाइड कि किस तरह का रिस्पॉन्स होगा। सो थिंग्स व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग ना इस तरह, तो वो बहुत किसी के हाथ में नहीं रहती। वो फिर किसी वॉर गेम या किसी एनालिसिस, तुम्हें याद होगा 2-2.5 साल पहले एक मिसाइल जो है वो छोड़ा गया था, शायद क्रूज मिसाइल था, क्या था वो,
अपना रास्ता भूल के पता नहीं क्या हुआ था, मुल्तान के करीब आके गिरा था। कुछ लोग कह रहे हैं रास्ता भूला था, कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के फायर की थी आपकी प्रिपेयर्डनेस चेक करने की। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। चलें एक ब्रेक लेते हैं। थोड़ा सा आपको याद होगा समझौता एक्सप्रेस का एक वाकया है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। वेलकम बैक। कल हम जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में जो इंटरनेशनल रिएक्शन है उस पर थोड़ी बहुत हम बात कर रहे थे, और इस दौरान मैंने एक हवाला दिया था सीनियर भारतीय सहाफ़ी हैं बरखा दत्त साहिबा, उनकी एक ट्वीट का, और बड़ी मायूसी थी उस ट्वीट में कि मुझे अमेरिकी मीडिया में ये जो है पहलगाम दहशतगर्द हमला, इसकी तशहीर ना होने पे हैरत और अफसोस है। अमेरिकी मीडिया शायद अपने इर्द गिर्द में इतना मगन है कि उसे ख़बर ही नहीं है कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। ये शर्म का मकाम है। बहरहाल ये अफसोस अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इस ट्वीट के जवाब में और लोग भी जवाब देते हैं। तो एक जो सारिफ हैं उन्होंने बड़ा डिटेल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बरखा जी को वाकई सोचना चाहिए कि दुनिया भारत से इजहार हमदर्दी तो कर रही है, लेकिन कहीं से भी अब तक ठोस हिमायत के आसार क्यों नहीं हैं। फिर उन्होंने मिसाल दी कि 2007 में समझौता एक्सप्रेस में बम धमाके के सबब 68 लोग मारे गए थे। भारत ने फौरी तौर पे ISI को इस कार्रवाई का ज़िम्मेदार करार दे दिया था। जब 6 मार्च 2007 को इंसदाद दहशतगर्दी के मुश्तरका पाक भारत मैकेनिज़्म के हुक्काम का इजलास हुआ, तो भारत सिर्फ एक तस्वीर बतौर सबूत पेश कर सका, और उनका ये कहना था कि ये वो मुश्तबा शख्स है जिसने ये कार्रवाई की है। जो रियासत हरियाणा की पुलिस थी उसने अपनी तहकीकात के ज़रिए नतीजा अखज़ किया कि समझौता एक्सप्रेस का जो मामला है ये दाल में बहुत कुछ काला है, ये इतना सादा मसला नहीं है। फिर महाराष्ट्र के एक साबिक़ IG हैं SM मुशर्रफ, उन्होंने किताब लिखी ब्राह्मनिस्ट बॉम्ब्ड मुस्लिम्स हैंग्ड। अच्छा, वो लिखते हैं अपनी किताब में कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को हुक्म मिला कि वो अपनी तहकीक रोक दें, क्योंकि तहकीकाती टीम मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में उस बाज़ार में 2 दुकानों तक पहुंच गई जहां से दहशतगर्दों ने ख़ाम माल लिया था, और वो सूटकेस ख़रीदे थे जिनमें बम बना के रखा गया था। वो दर्जी भी मिल गया उस टीम को जिसने इन सूटकेसों की सिलाई की थी ताकि बम को छुपाया जा सके उसमें। अच्छा, समझौता एक्सप्रेस की दोबारा तहकीकात यहाँ क्लोज़ हो गई, समझौता एक्सप्रेस की एक जगह रुक गई। इसकी दोबारा जो तहकीकात शुरू हुई जब जून 2008 में हेमंत करकरे, आपको शायद याद हो कि बॉम्बे जो अटैक हुआ था उसमें हेमंत करकरे जो हैं वो मारे गए थे। बहुत सीनियर और बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे वो। तो हेमंत करकरे ने महाराष्ट्र के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की क़यादत संभाली जून 2008 में। हेमंत ने सितंबर 2008 में प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड पुरोहित प्रसाद को मालीगांव बम धमाके की तफ्तीश के दौरान हिरासत में लिया। कर्नल प्रसाद ने पूछगछ के दौरान ये भी एतराफ़ किया कि उसने समझौता एक्सप्रेस धमाके के लिए RDX सप्लाई किया था, एक्सप्लोजिव्स। हाँ। इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ने हेमंत करकरे से तफ्तीश रोकने को कहा, क्योंकि उसके नताइज से बैरूनी दुनिया में मरकज़ी हुकूमत की साख मुतासिर हो सकती थी, जो पहले ही ISI पे इस घटना का इल्ज़ाम लगा चुकी थी। अच्छा, इसी तरह 2017 में आपको याद होगा पठानकोट एयरबेस पे एक दहशतगर्द हमला हुआ था। उसके बाद भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, मगर जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी उसके जो DG थे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सरबराह शरद कुमार उस वक्त थे, उन्होंने खुल के कहा कि इस हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का सबूत नहीं मिला। NIA के एक और रिटायर्ड आला अफसर सतीश वर्मा ने कहा कि पाकिस्तान के मुलव्वस होने के लिए कुछ सबूत घड़ने की कोशिश की गई थी। दिसंबर 2001 इंडियन पार्लियामेंट पे हमला होता है, उसमें भी पाकिस्तान का हाथ बताया गया, मगर जब इस वारदात के एक मुबैना मुलजिम
अफजल गुरु के ख़िलाफ़ भी कोई बराह रास्त सबूत नहीं मिल सका, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि अफजल गुरु को कौमी ज़मीर मुतमईन करने की खातिर सज़ाए मौत दी जाती है। या आई रिमेंबर। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एक वाक़या है जो आप दोनों को याद नहीं होगा, और वो है 1971 की जंग से कुछ पहले इंडियन एयरलाइंस का एक तैयारा, गंगा फोकर तैयारा था, वो अगवा हुआ और वो लाहौर एयरपोर्ट पे उतरा था। 2 कश्मीरी हाईजैकर्स थे। उस ज़माने में जुल्फ़कार अली भुट्टो जो हैं वो तैयारे के अंदर गए थे और उन्हें जप्पी शप्पी डाली थी और मुबारकबाद दी थी। अच्छा, और उन्होंने वो तैयारा जो है उड़ा दिया, मुसाफिर जो हैं वो सलामत रहे। उसके बाद भारत ने, मिसेस गांधी की हुकूमत थी, भारत के ऊपर से तमाम पाकिस्तानी परवाज़ों पे पाबंदी लगा दी कि वो ढाका नहीं जा सकती, और ये पाबंदी जो है बांग्लादेश बनने के बाद बाहर ख़त्म हुई। बाद में ये पता चला कि ये जो दोनों हाईजैकर्स थे ये रॉ के लिए काम कर रहे थे, और ये बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज़हीन मंसूबा था कि आप तैयारा अगवा ले जाएंगे, हम उसके बहाने परवाज़ें बंद करेंगे। परवाज़ें बंद करने का मतलब है कट ऑफ। कोलंबो से होते हुए तकरीबन 2,500-3 हज़ार किलोमीटर का इजाफी सफ़र आप करेंगे, ना आप रसद ला सकते हैं ना ले जा सकते हैं। इट वाज सो इंटेलिजेंट, वो भी थ्रू हॉस्टाइल वाटर्स। तो ये होता रहा है भाईजान, होता रहा है। वक्फा ले वेलकम बैक। पाक भारत कशीदगी अपनी जगह, लेकिन अंदरून मुल्क जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत के मुताबिक ज़ियारत का इलाका है गोचातंगी, वहाँ से गोलियों से छलनी 7 लाशें मिली हैं। मकामी लोग कहते हैं कि हलाक होने वाले जो हैं इस इलाके के नहीं हैं। लाशें DHQ कोयटा पहुँचा दी गई हैं ताकि उनकी शनाख्त हो सके। ठीक है, तो ये इसके अलावा सिंध में आपको पता है कि जो धरना चल रहा था वो आज इख्तिताम पजीर हुआ है। कैनाल मुखालिफ ये धरना कोई 12 दिन जारी रहा। खैरपुर में बबरलो के मुकाम पर ये धरना था, जहाँ से ट्रैफिक, पूरा अप कंट्री ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो गया था, मुजाहरे भी हो रहे थे। लेकिन CCI यानी कि मुश्तरका मफादात काउंसिल में गवर्नमेंट ने फिर आखिर कंसीड किया और कहा कि जब तक इत्तेफाक राय नहीं होगा ये कैनाल के मंसूबे नहीं बनेंगे। तो इस धरने को, इस एहतजाज को लीड किया आमिर वराइद साहब ने, जो कि सदर हैं कराची बार एसोसिएशन के। सख्त गर्मी में उन्होंने वहाँ पे कैंप किया और आज फिर ऐलान किया कि हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। वो इस वक्त हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर वराइद साहब, ज़रा ये बताएंगे कि आज आपकी शायद हुई है मुलाकात वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार से, जिसके बाद से ये अग्रीमेंट हो गया। अब ये थोड़ा सा बताएं कि आपका नेक्स्ट लाहे अमल क्या है। आपके 4 मुतालबात थे जब आप धरने पे बैठे थे। एक बड़ा मुतालबा ये तो हो गया, बाकी कुछ कंसर्न थी आपकी ये जो ग्रीन कॉर्पोरेट फार्मिंग और इसके हवाले से, तो उस पर आपको कोई एश्योरेंसेस मिली हैं? जी, इसमें हमारी उनसे बात हुई है। हमने उनसे कहा कि ये जो आप सिंध की ज़मीन की बंदरबाजी कर रहे हैं ये मत करें, और इसको अगर देना भी है तो वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उन लोगों को दें। तो उसमें उनसे उन्होंने कहा कि 6 या 7 तारीख तक वो हमें जो भी इससे रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है अभी तक वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। और 13 तारीख को उन्होंने मीटिंग रखी है और उन्होंने एश्योर किया है कि इंशाल्लाह ताला जो भी ये इशू है इसको रिजोल्व कर दिया जाएगा, और ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पे लाखों एकड़ जमीन जो है सिंध की दी है वो इंशाल्लाह ताला खत्म कर दी जाएगी। तो अब इतना मतलब एतमाद की बहाली हो गई है कि अगर वो अश्योरेंस दे रहे हैं तो आपको एतबार है कि दे विल फॉलो थ्रू ऑन इट? देखिए, एक बड़ा काम हो गया था ये, तो अब गहरे कहीं ना कहीं हमें भी ट्रस्ट करना है, और इन केस वो नहीं करते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला उनके पास भी लायामल होगा, हमारे पास भी लायामल होगा। जी अच्छा, तो जी बताएं। सॉरी, आपको कैसा लगा होम मिनिस्टर इनका एटीट्यूड? वराइद साहब, कुछ मेरा ख्याल है कि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में आपकी बात हुई होगी, क्योंकि आखिरकार एक कामयाब एहतजाज हुआ है। और हम कल भी इस पे बारे में बात कर रहे थे कि
हमें कोई ऐसी हाल में मिसाल याद नहीं आ रही जब इस तरह का अवामी रद्द अमल आया हो और फिर उसके रिजल्ट में एक एक्शन भी लिया गया हो। जी ये बात सही है कि इसमें लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया और अपने हिस्से का रोल प्ले किया। अब यकीन माने कि बबरलू में जब हम वहाँ मौजूद थे, हमने किसी को, हमारे कैंप में लाखों के हिसाब से लोग होते थे और खाने की किसी को फिक्र नहीं होती थी, किसी को पानी की फिक्र नहीं होती थी। वहाँ पे लोग खुद खाना पानी, फिर होटल में कोई वकील जाता था उससे होटल वाले पैसे नहीं लेते थे। फिर इसी तरीके से वो ड्राई क्लीनर के पास गए, ड्राई क्लीनर वाले नहीं ले रहे थे। एक बंदा बता रहा था जग वाले के पास गए। मतलब जो वहाँ के लोग थे, लोकल लोग थे। फिर इंटरनेशनल साना उनकी एक सिंधी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे, फिर एक शख्स है उन्होंने मुझे 60 लाख का चेक दिया, मैंने रिफ्यूज किया, उनको वापस किया। मैंने कहा हमें नहीं दें, जो भी करना है आप धरने में करें। इसी तरीके से मुख्तलिफ लोग, तो उसमें जो अवाम का रिस्पॉन्स था ना, बेसिकली वो बहुत इम्पोर्टेंट था। और सारे धरने को सक्सेसफुल करने में या उसकी कामयाबी में उन सब का, फिर वकला बरादरी, दूसरी सिविल सोसाइटी, उसमें आप यकीन माने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, हर जो भी एसोसिएशन थी उनके बड़े आ रहे थे, अपने पूरी टीम्स के साथ आ रहे थे, सिविल सोसाइटी के लोग आ रहे थे, प्रोफेसर्स आ रहे थे सारे। तो उस टाइम इवन एक्ट्रेस जो थे, फिर जर्नलिस्ट का पूरा, तो मतलब कोई भी शख्स, लोग ऐसे नहीं थे कि जो इस तहरीक में जो है, जो सिंध में रहता हो, जो सिंध से मोहब्बत करता हो, वो पीछे हो। अच्छा, मैं वडाई साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जाहिर है कि इतने दिन तक ये धरना रहा और फिर जाहिर है कामयाब भी रहा। इसका एक पहलू ये है कि दोनों तरफ, पंजाब की तरफ भी और कराची से जो जाने वाली ट्रैफिक थी वो भी, ये बताइए अब पूरी तरह बहाल हो गई है नेशनल हाईवे पे या नहीं? जी हो गई है, बहाल हो गई। अच्छा, इस दौरान जो 10-11 दिन ये सिलसिला चला, तो कहा यह जा रहा है कि हज़ारों ट्रक दोनों तरफ थे, जाहिर है उनके साथ हमला भी होगा, तो उनका क्या रवैया था और आपका उनके साथ क्या रवैया था? जाहिर है उन्हें भी भूख प्यास लगती होगी, क्या होता है? भी वहाँ पे लोकल अवाम ने सारे ट्रक्स वालों को खाना दिया है, इवन जानवरों के डॉक्टर आए। आप इस अंदाजा लगाएं, उन्होंने कहा कि जिन ट्रकों में कोई माल, ये जानवर थे, तो बोला हम उनको चेक करेंगे और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। इवन आपने सुना होगा कि ट्रक वालों से कोई छीना झपटी भी नहीं हुई। जो कच्चे के डाकुओं के भी एरिया में थे या कच्चे के एरिया में भी थे, तो उन लोगों ने भी किसी के साथ ज्यादती नहीं की। उन्होंने कहा कि सही है, ये जो लोग खड़े हैं हम इनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और हम इनके साथ जो है अच्छे तरीके से। तो जो ट्रक ड्राइवर हुए या कुछ, किसी का माल नहीं, आपने कोई ऐसा वो नहीं सुना होगा, सही है। और रीजन ये है कि हर बंदा इस कास्ट में बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल ऑनेस्ट खड़ा हुआ था। अच्छा वडाई साहब, वाकई अवामी तहरीक हुई है। ये जो धरना था, इसमें आपने से मुख्तलिफ लोग जाहिर है आके मिलते होंगे, हर जिले की नुमाइंदगी थी? सर पूरे सिंध से कोई ऐसा कॉर्नर नहीं था कि जहाँ से लोग आते नहीं थे और वहाँ के रिप्रेजेंटेशन नहीं देते थे। और कम्युनिटी वाइज भी आते थे कि भाई ये हम वही कास्ट है, ये चांदिया कास्ट है, ये दूसरा, इस तरीके से कम्युनिटी वाइज भी सारे आते थे, तो आते थे, आके मिलते थे। अच्छा, बैरून सिंध से, जनूबी पंजाब से या जो बलूचिस्तान की सरहद भी लगी हुई है, वहाँ से भी लोग आए यकजहती के इज़हार के लिए? जी बलूचिस्तान से भी लोग आए, यहाँ से सराइकी बेल्ट से भी लोग वहाँ पे आए हमारे पास। सही है। अच्छा वडाई साहब, ये तो जैसे आपसे भी ये बिल्कुल क्लियर इंप्रेशन मिल रहा है कि ये एक सक्सेस भी था, अवामी भी था। मैं थोड़ा सा दोबारा ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने शुरू किया था तो 4 पॉइंट्स थे, जिसमें ज़ाहिर है कि कैनाल्स का इशू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जो बाकी 3 मामलात हैं फिर उनका? सर उसमें ऐसा है कि एक जो पॉइंट है उससे हमारी बात हो गई अभी लॉ मिनिस्टर से, वो प्रोग्रेस में आ गया है। अभी हमने एक कमेटी फ्रेम की है, सही है। वो कमेटी, बाकी 2 पॉइंट है 26 अमेंडमेंट और पीका से रेलेवेंट, वो अब फेडरल गवर्नमेंट से बात करेगी, सही है। उनसे बात करके जो भी फिर वो मामलात होंगे, जो भी उसकी वो रिपोर्ट हमें देगी और फिर हम आगे विद द टाइम उसको टेकअप करेंगे और फिर विद द टाइम जो भी हमारा लायामल होगा उसको वाक़ई करते जाएंगे। क्योंकि बतौर एक वकील रहनुमा के ये 26 अमेंडमेंट और पीका, ये तो टोटली आपका मैदान है ना?
जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, और हम इस पे इंशाल्लाह ताला वर्क करेंगे। अल्लाह चलो ठीक है, शुक्रिया। अच्छा देखिए, मेरा ख्याल है कि आपने काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई है, शायद कुछ लोगों ने शायद देर से दिखाई है, लेकिन दिखाई है। और ये भी क्योंकि अब जिस हद तक और जिस तरह वरायत साहब अगर मैं बता रहे हैं, अगर हम इनकी चलें 80% बातों पर भी यकीन करें तो वाकई ही एक ब्रॉड बेस्ड, जैसे कहते हैं ना, ग्रास रूट्स, क्योंकि हमें उन धरनों की आदत है कि भाई खाना किसी की और की जिम्मेदारी है, ये अवामी ये भी स्पॉन्सर्ड था, लेकिन अवाम की तरफ से। अच्छा, अब देखिए, जहाँ तक 4 मुतालबात हैं या 5 मुतालबात हैं, टी वॉज नॉट सो फैंटास्टिक। आपको पता है कि जब कोई भी नेगोशिएशन होती है तो आप सिर्फ एक पॉइंट पर नहीं करते ना, आप कोई 10 चीजें तो डाल देते हैं ना उसके अंदर। अच्छा, कोई कहता है यार ये भी डाल दो, कोई कहता है ये भी डाल दो, लेकिन मेन पॉइंट आपका एक होता है। मतलब वही तोप मांगोगे तो अगर पिस्तौल मिल गई तो वही है ना। देखिए, आई मीन अगेन, अगर सिंध की आवाम निकली है और ये मतलब लावा पक रहा था ना काफी टाइम से, वो कनाल के इशू पे निकली है, क्योंकि नारा भी यही था, कनाल समूरा नामंजूर, बाकी पीका नामंजूर के नारे पे मतलब 50 लोग प्रेस क्लब के सामने तो आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता, तो मेरा ख्याल है इनको भी अच्छी तरह से पता है इस बात का, और इसमें कोई हैरानकुन बात भी नहीं है। अब ये चीज हो गई है, और देखें अगेन जिस तरह का ये रद्द अमल है, तो अगर गोइंग फॉरवर्ड, सही है, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर कोई ऐसा लगा किसी को कि यार ये कनाल इशू रिवाइव हो रहा है, तो फिर ये मूवमेंट रिवाइव करना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। मेरे हिसाब से देखें, ये एक केस स्टडी भी है कि हमारे यहाँ जो सिनिसिज्म होता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल इसलिए केस स्टडी है कि समटाइम्स जब आप सिविल सोसाइटी लोग कोई ऐसा इशू बनाते हैं, इट मेक्स इट गुड पॉलिटिक्स फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। तो फिर वो उसको ओन भी करेगी, वो यू टर्न भी लेगी, वो चैंपियन भी करेगी, और फिर आके उसका क्रेडिट भी ले ले भले, लेकिन लोगों की वजह से वो करना पड़ा। तो हमारे लोग लीड कर रहे हैं और पॉलिटिशियंस फॉलो। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी एग्जांपल है, बड़े अरसे बाद थोड़ी सी हमें इस चीज की भी पल है। और एक और चीज भी है ना, जैसे हम अक्सर ये कहते हैं कि यार देखो कोई फायदा नहीं है, फैसले तो कहीं और होने हैं, एक आपको लिमिट्स ऑफ पावर भी नजर आ जाती है अवामी रद्द अमल की शक्ल में। अगेन कंडीशंस इसकी ये है कि पुरअमन हो, ब्रॉड बेस्ड हो, जिस तरह ये है, क्योंकि बीच में प्रोवोकेशंस भी हुई हैं, और जब इतना हुजूम होता है यार, तो आपको पता है एक चिंगारी की जरूरत होती है। एक चिंगारी की जरूरत, कहीं से भी लग सकती है, 1000 दफा देखा, कहीं से भी लग सकती है, अंदर से लग सकती है, बाहर से लग सकती है, गलती से भी लग सकती है। तो मेरा ख्याल है कि इस पूरी कैंपेन के दौरान नारे बड़े सख्त लगे, नारे तो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ, पीपुल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ, वो जो एक गम गुस्सा है वो भी उबल के सामने आया, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी उसको तरीके से मैनेज कर लिया। बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ टाइम फॉर रिलीफ। आई एम श्योर ये भी प्रेशर आया होगा कि ये जो हजारों ट्रक दोनों तरफ खड़े हुए हैं, सर कैसे नहीं प्रेशर कि जरा इसको खुलवाओ, ये हो सकता है कि हर सूरत में खुलवाओ, बहुत, लेकिन इन्होंने मेरा ख्याल है गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत ने खासी मेच्योरिटी के साथ उस दबाव को टैकल किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अभी भी कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग जाएंगे आपको पोर्ट्स को क्लियर करने में, क्योंकि इतना बैकलॉग हो गया है ना, और एक हद तक टाइमिंग जो है ना, फिर ये इंडिया पाकिस्तान वाला मामला, इंडस वाटर ट्रीटी, ये सब चीजें अलाइन हो गई, सब चीजें अलाइन हो गई। तो चलें, इस मौजू को हम यहीं पे छोड़ेंगे, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो बात करेंगे गजा की, इजराइल की, मगरबी दुनिया की। इजराइल की जंग को अभी 20 माह गुजर गए हैं, और इस दौरान अगर आप किसी भी ज़ायनिस्ट या प्रो ज़ायनिस्ट की स्टेटमेंट देखें, अगर उनसे ये सवाल किया गया कि यार जंग बंदी होनी चाहिए, आपको रुक जाना चाहिए, तो एक ही जवाब होता था कि जी हमारे कैदियों को रिहा करें तो कल हम जंग बंद कर देंगे। तो बिल आखिर, अच्छा बहुत लोग कहते थे कि यार ये एक झूठ है, एक बहाना है, लेकिन जाहिर है कि मगरबी लीडरशिप, मगरबी मीडिया इसी लाइन पर चलते रहे। तो बिल आखिर हमास ने एक पेशकश की कि जी ठीक है, हम जो जितने भी मौजूदा कैदी हैं हम उनको ना सिर्फ रिहा करते हैं, लेकिन हम स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, और हम अपने असलहा को वेयर हाउसेज में बंद कर देंगे और नई प्रोडक्शन नहीं करेंगे, इस शर्त पर कि आप नस्लकुशी बंद करें और गजा से निकल जाएं। जिसके जवाब में बेंजामिन नेतन्याहू के तर्जुमान ने कहा कि नहीं, देखें हम नहीं, ये तो हम कबूल नहीं कर सकते कि एक ही गो में सारे कैदियों को रिलीज किया जाए, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें जंग बंद करनी होगी। इसके साथ जो इजराइल के राइट विंग एक मिनिस्टर हैं बेजालेल स्मोत्रिक, आप अच्छी तरह से जानते हैं वसत, उन्होंने खुल के कहा कि हाँ हम चाहते हैं कि हॉस्टेजेस रिलीज हो, लेकिन ये हमारे लिए सबसे अहम
मकसद या ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये कैंपेन उस वक्त खत्म होगी, और ये उनका कोट है, जब शाम को तकसीम किया जाएगा, हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाएगा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जीरो पर हम ले आएंगे, और गजा को ना सिर्फ हमास से क्लेंज किया जाएगा, उनके अल्फाज हैं, बल्कि लाखों गजा के रहने वाले दूसरे ममालिक तक नहीं पहुंचते, उस वक्त तक जंग जारी रहेगी। अच्छा, अब अगेन वेस्टर्न मीडिया में इसकी कोई आपको रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी, वेस्टर्न जो लीडर्स हैं वो इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, लेकिन इजराइल में ये सारे बयानात ना सिर्फ रिपोर्ट हो रहे हैं, उन पर इस सिचुएशन पर तशवीश भी बढ़ रही है। जो साबिक वजीर आज़म हैं इजराइल के यार लापीद, उन्होंने कहा है कि मेरे पास बाकायदा इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है कि जो अगली तबाही आएगी वो बाहर से नहीं आएगी, वो हमारे माशरे के अंदर से आएगी। यहाँ पर सियासी कत्ल होंगे और जूस ही जूस को मारेंगे। ये उसके स्टेटमेंट है। उसके साथ जो ऑपोजिशन मेंबर हैं उफैर कासिफ, उसने भी कहा है कि मुझे लगता है कि हम खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। इजरायली अवाम का भी कुछ यूं ही यही खतरा है, यही खदशा है। मारीफ जो इनकी एक रिपोर्टिंग एजेंसी है, वहाँ पर जो पोल किया गया उसमें 60% इजरायली कह रहे हैं कि खाना जंगी मुमकिन है, मतलब इजरायलीज वर्सेस इजरायलीज। लाख से ज़ायद इजरायलीज रिजर्विस्ट्स ने फौज में भर्ती होने से इनकार किया है, उनको बुलाया जाता है और वो आते ही नहीं है, उनकी तलाश जारी है। और कई 100 मोसाद के वेटरन, सर्विंग एंड फॉर्मर आर्मी रिजर्विस्ट और ऑफिशियल्स ने एक खत लिखा है कि जी हाँ प्लीज प्रिजनर एक्सचेंज करें हमास के साथ, ये जो सिचुएशन है ये अब ज़्यादा देर चल नहीं सकती। चुनाचे कई हफ्तों से इजराइल में हज़ारों लोग रोडों पर निकले हुए हैं और वो बेंजामिन नेतन्याहू, ना सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि गजा की जो नस्ल कुशी है उसको बंद किया जाए। अच्छा, सिर्फ इजराइल में इजरायली नहीं मुजाहरे कर रहे, न्यूयॉर्क सिटी में भी कर रहे हैं, जहाँ पर जो हैं आपके बेन गवीर, वो पिछले हफ्ते वॉशिंगटन पहुंचे, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, सबसे राइट विंग है, और यहाँ पर ये जो नारेबाजी हो रही है ये हिब्रू जबान में इजरायली कर रहे हैं। ये अभी की वीडियो है, सॉरी, ये अभी जो प्रोटेस्ट हो रही है, मैं बात कर रहा था जो एयरपोर्ट पर प्रोटेस्ट हुई है, वहां पर बाकायदा इजरायली को कह रहे हैं कि तुम्हें ना गजा के लोगों की परवाह है, ना तुम्हें हमारी बच्चों की परवाह है। इसके बाद फिर ये कल की ही वीडियो है जिसमें कैपिटल बिल्डिंग के अंदर बेन गवीर को रोका गया और इनकी जो साथी हैं वो कहती हैं कि प्रोटेस्टर को कि मैं चाह रही हूं कि इस्लाम को ही ख़त्म कर दिया जाए गजा से। ये एक राइट विंग ग्रुप की मेंबर हैं जिनका मकसद है कि अल-अक्सा, मस्जिद अल-अक्सा को तबाह किया जाए और वहां पर थर्ड टेंपल भी जाए। ये लोग यूएस के गवर्नमेंट कॉरिडोर्स में मीटिंग्स कर रहे हैं। अच्छा, बेन गवीर जो हैं वो एक इंतहा पसंद यहूदी फिरके के हेडक्वार्टर्स पर भी गए, ब्रुकलिन में, इसका नाम है चबाद लुबोविच, एक्सक्यूज मी। आपको याद होगा कि शायद याद हो कि पिछले साल एक वीडियो आई थी, ये जो ऑर्थोडॉक्स जूज टनल्स में से निकल रहे थे न्यूयॉर्क में से, ये वो हैं, ये इनके हेडक्वार्टर्स में। अच्छा, किसी को नहीं पता लगा कि फिर वो खबर का क्या बना, वो खबर गायब हो गई। तो वहां क्या हुआ कि वहां पर जाहिर है कि फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरीन भी वहां पर पहुंच गए और फिर कुछ छीना झपटी का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया। और एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई है जिसमें एक खातून चलती जा रही हैं, कफिया बांधा हुआ है और पीछे एक पूरा हजूम है ज़ायनिस्ट का, वो उसको लाते भी मार रही हैं, एक पुलिस वाले उसको ले जा रहा है और वहां पर नारेबाजी जो हो रही है इज डेथ टू अरब्स, और एक बंदा इसको रेप थ्रेट्स भी दे रहा है कि हम आपको रेप कर देंगे, एक अकेली खातून को। अच्छा, बाद में पता लगा, इनके खुद एक बयान आया इंस्टाग्राम पर जिसमें उन्होंने अपनी शक्ल जिसके ऊपर जाहिर है कि जख्म थे और वो पोस्ट की ये, और कह रहे हैं कि इनको शायद नहीं पता था कि मैं ना सिर्फ यहूदी हूं बल्कि मैं एक इजरायली शहरी भी हूं और मैं फ़लस्तीन के हक में बात कर रही थी। जाहिर है कि ये अकेली नहीं थी, वहां पर कुछ जो आपको पता है कि जो यहूदी फ़िरके हैं जो इजराइल मुखालिफ हैं वो भी वहां पर थे और उनके साथ भी वही हशर हुआ। अच्छा, ये जो रेप थ्रेट्स है ना, इनको बड़ा शौक है, मैंने देखा है ज़ायनिस्ट और ज़ायनिस्ट सपोर्टर्स को, क्योंकि एक और मुजाहरा हुआ था न्यूयॉर्क में और उसमें एक प्रो ज़ायनिस्ट खातून क्या कह रही है आप खुद ही सुन लें। You be
you should be raped. You should be raped right now. I'm not a dumb bitch. I'm an American. You're a dumb. You all deserve to die. All of you. I hope they murder you also. अच्छा, मतलब कि बाकायदा रेप थ्रेट्स, कत्ल की धमकियां, लेकिन ना न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने उन ज़ायनिस्ट को गिरफ्तार किया है, ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। अब आप कह सकते हैं कि शायद ये पुलिस का काम नहीं है, लेकिन नए जो रूल्स आए हैं न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के, उसमें ये लिखा हुआ है कि तरबूज, कुफाया और ये कहना ऑल आइज ऑन रफ़ा, ये तीनों चीज़ें यहूद दुश्मनी के निशानात हैं और आप इन लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ हैं गवर्नमेंट्स और दूसरी तरफ है अवाम। अभी हाल में अमेरिका में एक बहुत बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल हुआ है कोचेला के नाम से, आपने शायद सुना हो कोचेला के बारे में, और वहाँ पर एक आयरिश बैंड है नी कैप, उन्होंने अपने स्टेज के ऊपर फ्री पैलेस्टाइन और इजराइल के बारे में भी कुछ कहा था, और उसका रिस्पॉन्स क्या आया है अवाम से वो आप खुद सुन लें। जी अच्छा, और ये भी आप सुन लें कि नी कैप जो बैंड है उसको अब आयरलैंड में, यूके में एंटी टेरर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि यार हमने सुना है कि तू तो बड़ा हमास के सपोर्टर है, वहाँ के पीका लॉस, वहाँ के एटीए इन पे लगा है। अच्छा, सिर्फ अमेरिका में ये सिचुएशन नहीं है, यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ है कि अभी एक फ़लस्तीनी एक्टिविस्ट पहुंचे हीथरो एयरपोर्ट पर और उनको वहाँ गिरफ्तार कर दिया फायर आर्म्स एक्ट में, कि मतलब गैर कानूनी असलहे के एक्ट में। लेकिन जब पूछा कि किस लिए आप गिरफ्तार कर रहे हैं, उसने कहा कि जी आपने जो कमीज पहनी हुई है ना उस पर, उससे मतलब खौफ व हिरास फैल रहा है। कमीज पर क्या लिखा हुआ था? फ़लस्तीन था कफिया के साथ, और नीचे लिखा हुआ था फ्री पैलेस्टाइन। ठीक है, टाइम इज अप। टाइम इज अप। ओह, अभी तो बहुत था, बाकी फिर कल परसों करेंगे। फिलहाल हमें यही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शब बखैर।